मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। और हम यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक भारत में प्रवाहित होती हैं, इनका प्रवाह क्षेत्र क्या है, इस विषय को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे जो पढ़ने का विषय है वो हम ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में जानकारी ले रहे हैं। और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी कहां से कहां तक विस्तारित है, किन भागों से विस्तारित है, किन किन भागों से होकर के हमारी ये नदी जाती है। आइए इस विषय को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है ब्रह्मा की पुत्री। इस नदी का नाम है ब्रह्मा की पुत्री, अर्थात कहीं ना कहीं ब्रह्मा का पुत्र। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसे हम ब्रह्मा के पुत्र के नाम पर जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये नदी यहां से होकर के ऐसे प्रवाहित होती है, भारत के इन क्षेत्रों से होकर के भारत के प्रवाहित होती है। आइए इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं जिससे हम इस विषय को बढ़िया से समझ पाए। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखें, ये हमारी जो नदी है इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और ये भारत के किन किन भागों से प्रवाहित होती है इसे हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहां से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये हमारी जो नदी है यहां से प्रवाहित होते होते जैसे यहां पर आती है तो यहां से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। और भारत के बाद ये हमारी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हमारी नदी निकलती है, ग्लेशियर से हमारी नदी निकलती है। या फिर हम कहें कि हमारी इस नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर के पास से होता है, अर्थात उसके जस्ट ऊपर वाले भाग से नदी हमारी निकलती है। और ये नदी हमारी चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलकर इसे चीन में आप देखेंगे तो इस नदी का नाम है सांगपो। इसे हम चीन में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी नदी चीन के लिए क्या है? सांगपो नदी है। सांगपो रिवर के नाम से इसे चाइना के लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर हमारा एक गार्ज है जिसे हम लोग दिहांग गार्ज कहते हैं। इस दिहांग गार्ज में ये जब नदी हमारी प्रवेश करती है, यहां पर एक दिहांग गार्ज है। और इसी दिहांग गार्ज में जब ये नदी हमारी प्रवेश करती है तो इस नदी को हम लोग जानते हैं दिहांग नदी के नाम से। इस नदी का नाम कहीं ना कहीं इस स्थान पर दिहांग नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि दिहांग गार्ज की वजह से नदी नामचा पर्वत श्रृंखला है, नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला है, उसी के पास के दिहांग गार्ज एक है। उस गार्ज में ये जब नदी बसती है, उलझती है, तो ये कहीं ना कहीं नदी जो जा रही थी, जिसे म्यांमार जाना चाहिए था, जिसका प्रवाह क्षेत्र कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तर से आपकी पश्चिम से पूर्व की दिशा में था। इस दिहांग गार्ज में फंसने के कारण, इस दिहांग गार्ज में उलझने के कारण यह नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। तो यह कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश करती है हमारी नदी। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहीं ना कहीं आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा में हो जाता है। ये फिर यहां पर भारत में हमारी उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहमान हो जाती है नदी हमारी। जिस नदी को कहीं ना कहीं म्यांमार में जाना चाहिए था, अराकान योमा की पहाड़ियों की तरफ निकल जाना चाहिए था, वो नदी कहीं ना कहीं भारत में उसका पदार्पण हो जाता है। और ये ब्रह्मा की पुत्र नदी के नाम से इसे हम जानते हैं। यह नदी फिर भारत में आ जाती है और भारत में आकर के ये नदी आप देखेंगे भारत के असम राज्य को धन धान से संपन्न बनाती है। अगर हम कहें सेवन सिस्टर ऑफ माउंटेन के एरिया को धन धान से संपन्न बनाती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात पूर्णतः सत्य है। ये जैसे हमारी गंगा जी हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों को, पश्चिमी बंगाल को धन धान से संपन्न बनाती हैं, वही सम्मान यहां पर ब्रह्मा की पुत्र नदी का है।
ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। और ये नदी कहीं ना कहीं यहां पर देखेंगे एक स्थान है सदिया। सदिया से ये नदी कहीं ना कहीं कहां पर प्रवेश करती है? असम राज्य में प्रवेश करती है। और जब ये नदी असम राज्य में प्रवेश करती है और फिर यहां पर एक स्थान है धुबरी। धुबरी तक ये नदी कहां पर प्रवाहित होती है? असम में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये नदी हमारी कहां पर प्रवेश कर जाती है? उसके बाद ये नदी हमारी कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये नदी हमारी जो भारत में प्रवाहित हो रही थी, भारत में प्रवाहित मान होकर के भारत में आ रही थी, ये नदी हमारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप यहां पर देखेंगे ये नदी जो हमारे भारत में प्रवाहित हो रही थी, ये नदी हमारे भारत से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये हमारी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से ये हमारी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करके ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है हमारी नदी, और बांग्लादेश में प्रवेश करके एक प्रवाह क्षेत्र बांग्लादेश में बनाती है। तो और फिर इस नदी में आकर के मेघना नदी मिलती है। इस विषय को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। धुबरी के बाद से ये नदी हमारी कहां पर प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहां से आप देखें तो धुबरी के बाद से बांग्लादेश में, और फिर यहां पर हमारी एक नदी है जिस नदी को हम लोग जानते हैं, यहां पर हमारी एक नदी है जिस नदी को हम लोग जानते हैं दिबांग नदी के नाम से। इस नदी का नाम है दिबांग नदी, और ये दिबांग नदी तिब्बत के पठारों से निकलती है और यहां पर आकर के मिल जाती है। और फिर यहां पर हमारी एक नदी है जिस नदी को हम लोग जानते हैं लोहित नदी के नाम से, और ये दोनों नदियां कहीं ना कहीं पासी घाट के पास आकर के अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा देती हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो गुम्फित धारा का निर्माण करती है, एक दूसरे में लुटी दुपटी हुई धारा का निर्माण करती है, अर्थात गुम्फित रूप में प्रवाहित होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं गुम्फित रूप में प्रवाहित होने की वजह से ये जो हमारी नदी है गुम्फित रूप से प्रवाहित होने की वजह से यहां पर निर्माण करती, इस प्रकार से गुम्फित रूप से प्रवाहित होने से यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। किस नदी द्वीप का निर्माण करती है? माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे असम सरकार ने भारत का जिला घोषित कर रखा है। ये भारत का नदी द्वीप जिला है। तो इस तरीके से ये हमारी नदी जो है इसे हम माजुली नदी के नाम से जानते हैं। इसे असम सरकार ने सन 2015 में एक जिले का दर्जा दे दिया, अर्थात यहां पर अब डीएम बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पर बैठेंगे, और फिर ये नदी हमारी आगे बढ़ती है। तो इस नदी में कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे यहां ऊपर से आकर के एक नदी मिलती है जिसे हम लोग सुबनसिरी नदी के नाम से जानते हैं। सुबनसिरी नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी नदी सुबनसिरी नदी है। और फिर यहां से आप देखेंगे नीचे की तरफ से एक नदी हमारी आकर के यहां से मिलती है जिसे हम धनश्री के नाम से जानते हैं। ये हमारी नदी क्या है? धनश्री नदी है। और फिर यहां से हमारी एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम किस नदी के नाम से जानते हैं? कामेंग नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी कामेंग नदी है। ये हमारी कामेंग नदी है। और फिर यहां पर आप देखें आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारी एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम मानस नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी नदी है मानस नदी। ये हमारी नदी है मानस नदी। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक नदी आती है जिसे हम लोग जानते हैं, ये हमारी मानस नदी के बाद आकर के मिलती है। इस प्रकार से हमारी नदियां क्रमशः आकर के भारत के विभिन्न भागों में क्या होती है? मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये नदी आकर के यहां पर क्या हो जाती है? मिल जाती है, यहां पर आकर के अपने जल को गिरा देती है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये हमारी जो नदी है इस नदी को हम संकोश नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी जो नदी है इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? संकोश नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी संकोश नदी है। तो ये हमारी संकोश नदी आकर के यहां पर मिल जाती है। फिर आप देखेंगे यहां तिस्ता के पास से हमारी एक नदी आती है। यहां सिक्किम के पास एक नदी का जन्म होता है। उस नदी को हम लोग यहां पर देखें तो ये सिक्किम के पास से इस नदी का हमारे जन्म होता है।
ये नदी हमारी सिक्किम के पास ऐसे जन्म लेकर के आकर के यहाँ पश्चिमी यहां पर बांग्लादेश में श्रीरंगपुर नामक स्थान पर क्या कर देती है, अपने जल को गिरा देती है। रंगपुर नामक स्थान पर अपने जल को क्या कर देती है, गिरा देती है। रंगपुर में अपने जल को गिरा देती है। इस प्रकार से इधर से आने वाली सारी की सारी नदियां हैं। और फिर यहां पर हम लोग देखें तो हमारी नदी यहां पर कौन सी है, कपिली नदी यहां से निकलती है और जाकर के अपने जल को गिराती है। इसे हम किस रूप में जानते हैं, कपिली नदी के रूप में जानते हैं। ये हमारी कपिली नदी है। और फिर यहीं से एक नदी जन्म लेती है जो अपने कैंची जलप्रपात के लिए फेमस है, कैंची नुमा जलप्रपात बनाने के लिए फेमस है। इस नदी को हम लोग जानते हैं बाराक नदी। ये हमारी बाराक नदी है, या इसे हम लोग जानते हैं मेघना नदी के नाम से। और यही मेघना नदी हमारी जाकर के कहां पर मिल जाती है, यही मेघना नदी हमारी वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। और फिर इस मेघना नदी ही अंतिम रूप से सुंदरबन के डेल्टा के लिए क्या है, जिम्मेदार है। सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है यही मेघना नदी। यही बाराक नदी जब जाकर के मिल जाती है और इधर से हमारी जो नदी आती है इसे हम लोग गंगा कहते हैं, या फिर बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा कहते हैं। और ये नदी हमारी जमुना है। जमुना और पद्मा के मिलन स्थल पर आकर के कौन सी नदी मिल रही है, बाराक नदी मिल रही है। यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये हमारा कैसा जलप्रपात है, कैंची जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसी बाराक नदी में एक छोटी सी नदी आकर के मिल जाती है जिसे हम गुमटी नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, गुमटी नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी गुमटी नदी है। इस प्रकार से ये हमारा कहीं ना कहीं नदी यहां पर देखने को मिलता है। सहायक नदियां, दिहांग आर्च की वजह से ये नदी भारत में प्रवेश की थी, इसीलिए इसे हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। क्योंकि दिहांग आर्च के कारण ही यह नदी कहीं ना कहीं किसको प्राप्त हुई, भारत को प्राप्त हुई। और इस प्रकार से ये गार्ज होता है, नदी ऐसे जा रही है, इस प्रकार से ये गार्ज होते हैं, ऐसे ये खड्ड होते हैं। और जैसे ही नदी आकर के इस खड्ड में फंसेगी, इस खड्ड में उलझेगी, तो सीधा अपने मार्ग को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। दरअसल ये खड्ड को नदी काट नहीं सकती है। इस कारण से इस नदी का आगमन कहीं ना कहीं आपके भारत की स्वर्णिम भूमि में हुआ है। नहीं तो यह हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, अगर यह हमारा दिहांगार्ज नहीं होता तो यह हमारी नदी कहां पर चली जाती, यह हमारी नदी म्यांमार में चली जाती। आप बताइए कि आप इस नदी को आप म्यांमार में जाने देना चाहेंगे, तो कदापि आप ऐसा नहीं चाहेंगे। क्योंकि नदियां हमारे जीवन धारा की क्या हैं, रेखा हैं। हमारे जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये नदी कहीं ना कहीं भारत में आ जाती है। और ये सुबनश्री हो गया, कामेक हो गया, मानस हो गया, संकोच हो गया, ये सारी नदियां, तिस्ता हो गई, ये सारी नदियां आकर के कहां पर मिलती हैं, ये सारी की सारी नदियां आकर के यहां पर मिलती हैं। तो ये हमारी तिस्ता नदी है यहां पर। और तिस्ता नदी आकर के कहां पर मिलती है, श्रीरंगपुर नामक एक स्थान है। कहां पर स्थान है ये आपके कहीं ना कहीं जो रंगपुर नामक स्थान है, ये कहीं ना कहीं आपकी तिस्ता नदी आकर के इसी स्थान पर मिलती है। और ये स्थान आपका है, ये स्थान आपका बांग्लादेश में है। और यही तिस्ता नदी आकर के इसमें मिलती है। और ये नदी जैसे धुबरी के पास से प्रवेश कर जाती है, जैसे ये धुबरी के पास से प्रवेश कर जाती है नदी आपकी, ये नदी आपकी जैसे ही प्रवेश कर जाती है, वैसे इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, इस नदी का नाम आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है जमुना के नाम से। इसे हम जानते हैं। इसे हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, धुबरी के बाद से इसका नाम जमुना है। यमुना नहीं, जमुना के नाम से इसे जानते हैं। बांग्लादेश के लोग प्यार से ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से बुलाते हैं। एक बात हम सभी को ध्यान में रखना है, बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक गरीब राष्ट्र था, लेकिन बांग्लादेश की सरकार कहीं ना कहीं अपने नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा काम कर रही है। ये स्वागत योग्य है, ये सराहनीय काम है। जो भी सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को उठाए, गरीबों के जीवन स्तर को उठाए, तो ये हमारी सरकार गरीबों के जीवन स्तर को उठाने में आपके वहां की प्राइम मिनिस्टर
बहुत अच्छा योगदान कर रही हैं, जिन्हें हम कहीं ना कहीं शेख हसीना, श्रीमती शेख हसीना के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर लघु कुटीर उद्योगों के विकास में सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है। और लघु कुटीर उद्योग आप सभी लोग जानते हैं विद्यार्थीगण, ये गरीबों के जीवन से सीधा जुड़ा होता है। अगर हमें स्ट्रेंथफुल बनाना है, अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें लघु कुटीर उद्योगों को, अपने देश के सारे नागरिकों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए लघु कुटीर उद्योग का विकास करना बहुत जरूरी होता है। बड़े बड़े फूल खिलाने से देश में आर्थिक असमानता आ सकती है, लेकिन लघु कुटीर उद्योग कहीं ना कहीं हमें क्या करते हैं, आर्थिक असमानता की, देश के गरीब अमीर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस राष्ट्र में ऐसी योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार ला रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। भारत सरकार को भी इस दिशा में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम अपने लघु कुटीर उद्योगों को विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ाएं। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हमारी दिहांग नदी है। दिहांग गार्ज के कारण, ये गार्ज है, दिहांग गार्ज के कारण ये नदी कहीं ना कहीं कहां पर प्रवेश की थी, भारत में प्रवेश की थी। इसीलिए भारत एक कृतज्ञ राष्ट्र है। इसी कारण से किए गए उपकार को भारत कभी नहीं भूलता। इसी कारण से आपके अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे प्यार से दिहांग नदी कहते हैं, क्योंकि दिहांग गार्ज की वजह से नदी भारत में प्रवेश की है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, यह नदी हिमालय के निर्माण के पहले की है। हिमालय के निर्माण के पहले से नदी प्रवाहित होती रहती है तिब्बत के पठारों में। तो ये कहीं ना कहीं परवर्ती नदी के रूप में इसे हम जानते हैं। ये हमारी नदी हिमालय निर्माण से पहले से प्रवाहित हो रही है। इसने हिमालय निर्माण की परिघटनाओं का चश्मदीद गवाह है। ये इसने हिमालय को बनते हुए देखा है। अर्थात हम कहें कि यह हिमालय की दादी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं, यह नदी ऐसे सदिया के पास से भारत में प्रवेश करती है। यही सदिया के बाद जो नदी आकर के मिलती है धोबी घाट के पास, पासी घाट है ये, धोबी घाट नहीं पासी घाट है। पासी घाट के पास ये सभी नदियां आकर के मिलती हैं। ये बात ध्यान में रखना है। यहां पर हमारा पासी घाट है, और इसी पासी घाट पर हमारी लोहित नदी और हमारी कौन सी नदी, दिबांग नदी आकर के मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात आप सभी को ध्यान में रखना है, यहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो लोहित नदी है, इस पर भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनाया गया है। और यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज, इसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज। दरअसल ढोला और सदिया दो स्थान का नाम है। उन दोनों स्थानों को जोड़ने का काम ये ढोला सदिया ब्रिज करता है। यह हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक महान हस्ती थे, एक महान संगीतज्ञ हैं, एक महान संगीतकार थे, जिनका नाम है, वो गायक भी थे, तो कहीं ना कहीं उनका नाम है भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका के नाम पर, भूपेन हजारिका के नाम पर इस नदी का नाम कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस नदी का नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है, या इसे हम ढोला सदिया ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा भूपेन हजारिका ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज। पहले कभी गांधी सेतु पर होता था, गांधी सेतु हमारा होता था, लेकिन अब उसका नंबर जो बिहार में स्थित था, लेकिन उसका नंबर किसने काट दिया, ये लोहित नदी पर बना हुआ भूपेन हजारिका या ढोला सदिया ब्रिज ने क्या कर दिया, उससे ज्यादा लंबा हो गया। 9.15 किलोमीटर लंबा है ये। और इससे भी लंबा ब्रिज हमारे हनाई के मंत्री, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने घोषित किया है कि इससे लंबा ब्रिज कहां पर बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके बनने जा रहा है गंडक नदी बिहार में। बिहार का यह सम्मान पुनः वापस आने वाला है। बिहार के लोगों को यह सम्मान पुनः प्राप्त होने वाला है कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज अगर कहीं पर है तो बिहार में है। और बिहार की जनता वैसे भी भारत को जोड़ने का काम करती है, भारत को एक करने का काम करती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बिहार का जो हमारा गंडक नदी पर ब्रिज है, ये हमारा जो ब्रिज है लोहित ब्रिज, ये सेकंड नंबर पर चला जाएगा। और गंडक नदी पर जो हमारा ब्रिज बनने वाला है वो 10.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा, और ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है, जो न कहीं भारत और नेपाल, उत्तर भारत के
तमाम हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा। ये बातें बिल्कुल हमको ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब हम यहां पर देखते हैं, हमारी नदी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस प्रकार से गुम्फित होती है, आपस में गुफी होती है, और इसी पर एक बड़ा द्वीप है, और जिस द्वीप को हम माजुली नदी द्वीप के रूप में जानते हैं। और असम सरकार की मुख्यमंत्री साहब ने इसको घोषित कर दिया नदी द्वीप जिला, क्योंकि यहां पर आर्थिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना था, और यहां पर जीवन इतना आसान नहीं है, और जीवन आसान ना होने की वजह से यहां लोगों का पलायन निरंतर जारी था। इस यूनिक सिचुएशन को, ये विश्व में इससे बड़ा कोई नदी द्वीप नहीं है, इसको बरकरार रखना था, इसकी हैसियत को, इसके सम्मान को। इसीलिए यहां की असम सरकार ने, श्री सर्बानंद सोनोवाल की सरकार उस समय थी वहां पर, उन्होंने इसे नदी द्वीप जिला घोषित कर दिया। इस समय असम के मुख्यमंत्री आप लोग बताएं कौन है? चलिए हम बताते हैं आपको। अब इस समय जब आप तत्काल क्लास ले रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री हैं कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम है, वो असम सरकार के इस समय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें नदी जिला घोषित करने वाले हैं कहीं ना कहीं आपके सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आपके खेल मंत्री भी रहे। और इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा माजुली नदी द्वीप, और यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं और सारी गतिविधियां, और यहां पर रहने वाले लोगों को सरकार सहायता देती है, और दुनिया के लोग यहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से आते हैं। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सामरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहां पर भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में क्या तैनात कर दिया है? अपने मिसाइल, अपनी ब्रह्मपुत्र मिसाइल को भारत सरकार ने तैनात कर दिया। किसके लिए? चाइना के लिए। आओ और चाय नाश्ता करके जाओ। यहां पर कहीं ना कहीं चाय नाश्ता और स्वागत के लिए भारत सरकार ने यहां पर तैनात कर दिया अपने ब्रह्मपुत्र मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल जो आपकी भारत की है, ये कहीं ना कहीं आपकी रसिया में एक नदी है मोशाक्वा नदी, और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जोड़ करके इस परियोजना को बनाया गया है। भारत और कहीं ना कहीं आपके रूस की संयुक्त परियोजना है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मोस। ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पर लगाई गई है। और इस प्रकार से आप देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी कामेंग नदी है, और इसी कामेंग नदी के तट पर आपका क्या है? कामेंग नदी के तट पर आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। यहां पर आपका कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में फेमस है। और यहां पर आपका कहीं ना कहीं कौन सा उद्यान है? आपके यहां पर कहीं ना कहीं मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, यहीं पर स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रखना, इसी नदी के तट पर। और फिर यहां पर एक नदी हमारी आती है जिसे हम लोग जानते तीस्ता नदी के नाम से। और ये तीस्ता नदी ऐसे से प्रवाहित होते होते कभी ये सहायक नदी हुआ करती थी, कभी हमारी तीस्ता नदी सहायक नदी हुआ करती थी। किसकी सहायक हुआ करती थी? ये हमारी तीस्ता कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। दरअसल 1787 में एक भयंकर बाढ़ आया था, जिस दौरान इस नदी ने अपने मार्ग को बदल करके, अपने मार्ग को इस नदी ने चेंज कर दिया, अपने मार्ग को इस नदी ने बदल दिया। और ये नदी कहीं ना कहीं कहां पर आकर के प्रवाहित होने लगी? ये नदी कहीं ना कहीं आकर के आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। इसने कहा कि हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनेंगे, तो प्रकृति ने कहा एवं मस्त आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाओ। और फिर कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से यह हमारी नदी कहां की सहायक नदी बन गई? यहां रंगपुर एक स्थान का नाम है बांग्लादेश में, वहां पर आकर यह नदी जुड़ गई ब्रह्मपुत्र से। और फिर आप लोग देखें यहां पर हमारी एक सुबनसिरी नदी है। लोहित नदी का कलर, हमारे इसका रंग, इसके पानी का कलर कैसा है? लाल है, लाल है इसके कलर का पानी, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है इसके जल में। इस कारण से इसका रंग लाल है, जैसे खूनी होने की वजह से, लाल इसका रंग होने की वजह से इसे हम कैसी नदी कहते हैं? लोहित नदी कहते हैं। FeO3 की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है। इस कारण से इस नदी को हम लाल या लोहित नदी कहते हैं, या खूनी नदी के नाम से इसे हम जानते हैं।
और फिर हमारी ये नदी आती है धनश्री, और फिर ये धनधान से संपन्न बनाती है। फिर यहां पर हमारी कपली नदी आती है, कपली नदी। और फिर यहां पर हमारी कैंची जलप्रपात बनाने के लिए फेमस, ये देखो कैंची जलप्रपात बना रही है, ये हमारी बाराक नदी है। और इसी नदी में एक नदी आकर के मिलती है आपकी गुमटी नदी। और फिर ये बाराक नदी जाकर के आपकी जमुना और आपके पद्मा की संयुक्त धारा में मिल जाती हैं। आपकी गंगा जी इधर से आ रही हैं और इन्हीं की धारा में ये जाकर के नदी मिल जाती है, आपकी संयुक्त धारा में जाकर के मिल जाती है पद्मा और जमुना की। और फिर इस नदी का नाम, मणिपुर से निकलती है नदी, और इस नदी का नाम क्या हो जाता है? फिर इस नदी का नाम हो जाता है बाराक नदी या मेघना नदी। और मेघना नदी ही अंतिम रूप से सुंदरबन के डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण के लिए अंतिम रूप से जो उत्तरदायी नदी है हमारी, वो मेघना नदी है। इस बात को कोई विद्यार्थी नहीं भूलेंगे। और एक बात सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो एरिया है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये इसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये सुंदरबन का डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुंदरबन के डेल्टा को आप पाएंगे। ये सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सबसे विशाल नदी डेल्टा है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा अगर कोई है तो ये हमारे सुंदरबन का डेल्टा है। और इसी सुंदरबन के डेल्टा में आपका बंगाल टाइगर रहते हैं, आपके बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन के डेल्टा का 40% भाग भारत के पास है। 40% भाग किसके पास है? भारत राष्ट्र के पास है। और 60% भाग कहीं ना कहीं आप देखेंगे, 60% भाग आपके किसके पास है? बांग्लादेश सरकार के पास है। बांग्लादेश की सरकार के पास यहां पर 60% भाग है। इस तरीके से ये बातें ध्यान में रखनी है। और सुंदरबन का डेल्टा इस समय दलदल में तब्दील हो रहा है, मार्शीलैंड में तब्दील हो रहा है। ये हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होने की वजह से हुआ है। और ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है कि हम अपने सुंदरबन के डेल्टा को कैसे बचाएं। इस पर पूरी दुनिया के विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं कि हम सुंदरबन के डेल्टा को कैसे बचाएं। वहां पर रहने वाले आदिवासी समाज को सरकार सहयोग दे रही है कि वो उस डेल्टा पर रहें। जब वो डेल्टा पर रहेंगे तो डेल्टा के संसाधनों का कुशलतम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, कुशलतम उपयोग हो पाएगा। और ये भारत सरकार के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा? लाभप्रद होगा। अत्यधिक मार्शीलैंड होने की वजह से उनके पेट में डिहाइड्रेशन की बीमारी पैदा हो रही है। वहां पर रहने वाले मानव समुदाय को अपच की बीमारी हो रही है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे डेल्टा पर रहने वाले रहवासी किसी कारण से वहां से पलायन करें, विस्थापित हों और दुनिया के विभिन्न भागों में भटके, शहरों की तरफ पलायन करें, यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं उस डेल्टा में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे कि वो अपने अच्छे जीवन को जी सके। और भारत सरकार को समृद्ध बनाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि यहां पर चावल की 4-4 फसलों का उत्पादन होता है इस डेल्टा में। इस डेल्टा की भूमि बेहद उपजाऊ है, जहां पर चावल की 4-4 फसलें उत्पादित होती हैं और प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर भी बेहद ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इस विषय को ध्यान में रखना है सुंदरबन के डेल्टा के विषय में। और यहां पर हम लोग देखते हैं हमारी गंगा नदी को, जिसको हम सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, गंगा मां कहते हैं जिसको प्यार से, ये हमारी गंगा नदी है। और इसी गंगा नदी को कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे, ये गंगा नदी जो आपकी भारत में प्रवाहित होती है, ये आपकी गंगा नदी जो आपके भारत का, जिसके किनारे गंगा और यमुना के किनारे जब भारत में की सभ्यताओं का विकास हुआ, भारत की समृद्धशाली जीवन पद्धति का विकास हुआ, ये हमारी नदी है गंगा नदी। ये नदी है हमारी यमुना नदी। तो जो बड़े बड़े मानक निर्धारित हुए, जीवन पद्धति के जो मानक बिंदु तय किए गए, कहीं ना कहीं इसी नदी के किनारे तय हुए हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है। ये गंगा नदी यहां पर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग इसे बेहद सम्मान और प्यार के साथ पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। पद्म, सोने से इसकी तुलना करते हैं। आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के लोग कितने बौद्धिक रूप से संपन्न हैं। और फिर यहां पर आप देखें तो यहां पर हमारी जो नदी आती है उसका कलर
थोड़ा जामुनी होने की वजह से यहाँ पर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को सम्मान से बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो हमारी ये जो नदी है, ये कहीं ना कहीं 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 2900 किलोमीटर लंबी नदी है ये हमारे चाइना से प्रवाहित होते हुए भारत में आती है और भारत के बाद कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये हमारी कैसी नदी है? अंतरराष्ट्रीय नदी, इंटरनेशनल रिवर है ये हमारी। तो ये नदी हमारी कैसी नदी है? इंटरनेशनल रिवर है। और ये नदी फिर हमारी बांग्लादेश में ऐसे होते होते भारत में इसके प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें, भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भारत में 916 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। 916 किलोमीटर ये प्रवाह क्षेत्र आपके भारत में बनाती है, आपके भारत से होकर के प्रवाहित होती है 916 किलोमीटर। उसके बाद ये कहीं ना कहीं इसकी अन्य लंबाइयों की अगर हम बात करें तो ये हमारी प्रवाहित होती तिब्बत के पठारों में, जो कि आज चाइना के कब्जे में है। यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे कहीं ना कहीं अपने अंडर में क्या कर लिया? मिला लिया। और जब चाइना ने इसको अपने अंडर में मिला लिया तो आज कहीं ना कहीं तिब्बत जो एक बफर राष्ट्र के रूप में होता था भारत और चाइना के बीच में, वो आज चाइना के कब्जे में है। और जब चाइना ने वहां से बौद्ध धर्मावलंबियों को भगाने का काम किया तो उन्हें संरक्षण देने का काम, उन्हें सुरक्षा देने का काम, उन्हें संरक्षण देने का काम भारत सरकार ने किया। और भारत सरकार ने वहां से आए हुए बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय दिया। और आपके धर्मशाला जिला है हिमाचल प्रदेश में, उस जिले में सरकार ने बसाया इन शरणार्थियों को। पूरा का पूरा जिला आप जाएंगे तो लगभग आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। भारत ने सदियों से दुनिया के लुटे पिटे लोगों को, दुनिया के आश्रयहीन लोगों को आश्रय देने और उनका सम्मान करने, उन्हें स्थापित करने का काम किया। जब यहूदियों की नस्लकुशी कर रहा था कौन? जर्मनी, हिटलर जर्मन का तानाशाह कर रहा था, तो उस समय यहूदियों को भी शरण देने का काम अगर दुनिया की किसी भूमि ने किया था तो उस भूमि का नाम है भारत। भारत मात्र विश्व बंधुत्व का नारा ही नहीं देता है, ये करके दिखाता भी है उसको। तो कहीं ना कहीं इसके चाल और चरित्र में कोई अंतर नहीं है। भारत हमेशा विश्व बंधुत्व का, विश्व भातृत्व, विश्व बंधुत्व का पक्षधर रहा है और दुनिया की पीड़ित मानवता को समय समय पर संरक्षण देता रहा है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब कहीं ना कहीं भारत संरक्षण देता रहा है। तो ये आप देखें, ये जो बफर स्टेट कभी हुआ करता था भारत के बीच में, ये आप किसके कब्जे में है? ये कहीं ना कहीं आप चाइना के कब्जे में है। तो ये आप माने कि ये नदी हमारी सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, चाइना में सांगपुन रिवर के नाम से जानी जाती है। फिर यही नहीं थे, जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश के लोग दिहांग, नामचा बरवा यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, वहां से कहीं ना कहीं ये नदी हमारी आती है, दिहांग आर्ज है उसी के पास, और दिहांग आर्ज से मुड़ करके ये नदी हमारी, ये दिहांग आर्ज मानिए। इस प्रकार से आपका दिहांग आर्ज है, इसी से ये नदी मुड़ करके कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर से दक्षिण वाहिनी बनती है। और इस कारण से इस नदी को हम लोग कहते हैं दिहांग नदी। कहां के लोग? अरुणाचल प्रदेश के लोग, अरुणोदय के प्रदेश के लोग, जहां पर भारत की सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, सूर्य की किरणें, उसे हम कहते हैं अरुणोदय का देश। जहां अरुण पहले आता हो पंख फैलाए, उसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर हमारी सूर्य की किरणें भारत में सबसे पहले अपने रथ को कहीं ना कहीं क्या करती हैं? गिराती हैं। सूर्यदेव का रथ सबसे पहले इसी अरुणाचल प्रदेश पर आता है। और फिर ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम है दिबांग नदी, और ये हमारी दिहांग नदी। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे सदिया के बाद से इस नदी का नाम यहां असम में हो जाता है ब्रह्मपुत्र। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम पुल्लिंग में है, जबकि सारी नदियों का नाम कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग में है। लेकिन एकमात्र नदी है जिन्हें हम ब्रह्मा के पुत्र के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं साक्षात, क्योंकि जब ये ब्रह्मा के पुत्र भारत में आते हैं तो भारत को धन धान से क्या कर देते हैं? परिपूर्ण कर देते हैं, संपन्न बना देते हैं। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। और फिर यहां पर हमारी आकर के ऐसे माजुली नदी द्वीप का निर्माण होता है। सबसे बड़ा
पुल भी यहीं पर है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन। आज हम लोग यहां पर देख रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसके तहत हमने देखने का प्रयास किया कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर क्यों अलग अलग नामों से जाना जाता है और हमारे सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण के लिए हमारी कौन सी नदी उत्तरदायी है। जब हम सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण की बात करते हैं तो हम सबके सामने आता है कि हमारे सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं ये हमारी नदी मेघना उत्तरदायी है, जो कि हमारे मणिपुर से निकलती है। ये हमारा मणिपुर है और हमारी मणिपुर की पहाड़ियों से नदी हमारी निकलती है और निकल करके ये बाराक नदी हमारी आती है और यहां पर मिल जाती है और फिर इस नदी का नाम हो जाता है बाराक। और बाराक ही अंतिम रूप से सुंदरबन के डेल्टा के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे तो हमेशा बाराक नदी का ही जिक्र करें। बाराक नदी अंतिम रूप से सुंदरबन के डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।